हेलो साथियों, मैं डॉक्टर आर कुमार आप सभी का स्वराज अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पीसीएस 2019 की प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर दिए गए उत्तर आयोग द्वारा जारी की गई आधिकारिक उत्तर कुंजी पर आधारित हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर जो हमारा प्रश्न पत्र है वह उसकी सीरीज़ ए है तथा इसके लिए जो समय सीमा है वह 2 घंटे निर्धारित की गई है और यह सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र है जिसके आधार पर आपकी मेरिट डिसाइड होती है कि आप मेंस देंगे या नहीं देंगे। इसके लिए जो पूर्णांक है वह 200 अंकों का है तथा इसमें जो कुल प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी संख्या 150 है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें दिया गया है, एक में वनस्पतियाँ दी गई हैं और दूसरे में क्षेत्र दिया गया है। इसमें मार्क्सवी जो है वह कैलिफोर्निया की वनस्पति है या नहीं है ये बताना है। फिर फिम्बस जो है वह भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है या नहीं। फिर चैपरेल जो है दक्षिण अफ्रीका की है या नहीं। फिर मैटोरेल जो है चिली की है या नहीं, यह सुमेलित करके बताना है। तो इसमें जो सही सुमेलित किया गया है वह ऑप्शन ए है, अर्थात मास्की जो है वह भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र की है और जो बी है वह फिनबंस है वह दक्षिणी अफ्रीका की है और जो चैपरेल है वह कैलिफोर्निया की है और जो मैटारेल है वह चिली की है। तो चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें भी देश दिए गए हैं इधर और इधर राजधानियाँ दी गई हैं। उज़्बेकिस्तान की राजधानी क्या है यह बताना है आपको, ताशकंद है या, अब देखिए यहाँ पर उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, अफ़गानिस्तान की राजधानी दुशांबे है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। आपको इसमें सही सुमेलित करना है तो इसका सही सुमेलित या ए ऑप्शन है, उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, तजाकिस्तान की दुशांबे है, किर्गिस्तान की बिश्केक है और तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, यह भी सुमेलित करने वाला ही है। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्राकृतिक वनस्पति दिया गया है और क्षेत्र दिया गया है। इसमें जो सही सुमेलित है वह ऑप्शन ए है, पहले का, अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय जलवायु में पाई जाती है और जो बबूल हैं आपके वह सहारा मरुस्थल में पाए जाते हैं तथा जो बाब हैं वह सवाना के क्षेत्र में पाए जाते हैं और देवदार भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ जनजातियाँ दी गई हैं, इधर स्थान दिए गए हैं, आपको इसमें से मैच कराना है। तो जो इसमें यह बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप यह देखिए, पिग्मी है कांगो बेसिन में और क्या कहते हैं अंगानी है नागालैंड में, इनू है जापान में और किर्गिज़ है सूडान में। तो आपको यह बताना है। तो इसका जो डी ऑप्शन है यह सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। किर्गिज़ मध्य एशिया की है, सूडान की नहीं है जनजाति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन दिए गए हैं और दूसरे में कारण दिया गया है। कथन और कारण दिया गया है। तो कथन क्या है हमारा, हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बना हुआ है, यह कथन बिल्कुल सही है। फिर इसका कारण क्या दिया गया है, हिंद महासागर के निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है, ये बात भी सही है। तो इस प्रकार जो हमारा है दोनों सही हैं, परंतु इसका जो कारण है वह व्याख्या नहीं करता है, इसलिए यह सैन्य अड्डा नहीं बना हुआ है कि यह निकटवर्ती देशों को बहुत राजनीतिक लाभ है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न जो है हमारा वह छठा प्रश्न है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वह आपको विस्तार बताना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो कौन पड़ेगा। तो सबसे पश्चिम में साथियों वैसे जानते हैं हम सतपुड़ा है, तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। अब देखते हैं, सतपुड़ा के बाद महादेव दोनों में है, महादेव के बाद मैकाल है, इधर छोटा नागपुर पठार है। तो जो ऑप्शन है हमारा वह बी ऑप्शन है, क्योंकि छोटा नागपुर पठार बाद में पड़ता है, मैकाल की पहाड़ियाँ पहले पड़ती हैं।
सबसे पहले सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर पठार, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वह बी वाला सही है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कथन एवं कारण दिया गया है, यह बताना है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाले भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। फिर इसका रीजन दिया गया है, हिमालय में नई अनुदैर्ध्य अनुक्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। यह आपको बताना है। कारण सही है, कथन सही है, क्या सही है? तो इसमें कथन एवं कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी है। इसका ऑप्शन ए सही है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण किस चीज़ का है? यह बताना है आपको। यह सरोवरी मैदान का है, लोएस मैदान का है, या हिमनदी मैदान का है, या जलोढ़ मैदान का है? तो यह ऑप्शन ए सही है, यह सरोवरी मैदान का एक सुंदर उदाहरण है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक भ्रंश घाटी में के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबल है, गंडक है, दामोदर है और रामगंगा है। तो इसमें दामोदर नदी जो है वह भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों का भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें शीतोष्ण घास का मैदान है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश है, उष्ण रेगिस्तानी प्रदेश है तथा उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह डी ऑप्शन है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को जो कहा जाता है वह बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह आपको बताना है। तो इसमें मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं, बिल्कुल सही बात है, उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन है, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो ये 3 कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन से कथन सही हैं आपको यह बताना है। तो इसमें से जो हमारे कथन सही हैं वह 1, 2, 3 तीनों सही हैं। तो इसका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन है। फिर आते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन को कारण और एक स्टेट कथन है और दूसरा उसका कारण है। तो यह आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। कथन है, अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्के के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। कारण है, शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। इसमें से कौन सा सही है यह आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर से सही उत्तर की चुनना है, आपको सही उत्तर चुनना है उसमें से। तो सरनाल का युद्ध है, बिलग्राम का युद्ध है, धर्मत का युद्ध है और जजाऊ का युद्ध है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वह ए है। सबसे पहले दूसरे नंबर पर बिलग्राम का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद सरनाल का युद्ध हुआ था, उसके पश्चात धर्मत का युद्ध हुआ था और सबसे अंत में जजाऊ का युद्ध हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठग योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सॉरी, हठ योग है, ठग योग नहीं है, हठ योग है। यहाँ पर हठ योग के संबंध में बताना है। तो हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। दूसरा है, हठ योग क्रिया में सूफी संतों ने भी अपनाया था। आपको यह बताना है इसमें से कौन से सही हैं। तो इसमें सी ए और 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? यह बताना है, एकता व्यवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। एकता एक राज्य एकत्रित करने की व्यवस्था थी। फिर है दूसरा ऑप्शन, सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। तीसरा ऑप्शन है, एकता से एकत्रित राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। और चौथा है, मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। इसमें से कौन सा सही है नहीं है यह बताना है आपको। तो इसमें से जो सी ऑप्शन है वह सही नहीं है।
इससे एकत्रित जो राजस्व होता था वो सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। यहाँ पर यह लिखा है लेकिन वास्तव में नहीं जाती थी, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पुस्तकें दी गई हैं और इधर लेखक दिए गए हैं। तो तबकाक ए नासिरी किसकी लिखी गई है, फिर तारीख ए फिरोज शाही किसकी लिखी गई है। इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर है तुगलकनामा दी गई है और हुमायूंनामा दी गई है। तो इसमें से जो सी है तुगलकनामा वह इब्न बतूता की नहीं है पुस्तक, बाकी सारी सुमेलित हैं। फिर है नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, यह आपको बताना है। तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है वह 1872 में पारित हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, आंदोलन दिए गए हैं और इधर वर्ष दिए गए हैं। तो पावना आंदोलन, इसमें मैच करना है आपको, थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं। हाँ, पावना आंदोलन कब हुआ था, एका आंदोलन कब हुआ था, संथाल आंदोलन कब हुआ था और ताना भगत आंदोलन कब हुआ था, यह आपको बताना है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वह सही है। सबसे पहले एका आंदोलन हुआ था, उसके बाद संथाल हुआ था, सॉरी पहले का जो है पावना है, पावना का है दो। यह पावना जो हुआ था वह 1873 और 1885 के बीच हुआ था। दूसरे नंबर पर जो एका आंदोलन है वह 1922 में हुआ था और तीसरे नंबर पर जो संथाल आंदोलन है वह 1855 से 56 के बीच हुआ था और जो ताना भगत आंदोलन है वह 1914 में हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन हमारा बी सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको यह बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर घटना दी है, इधर वर्ष दिया गया है। तो भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में हुआ था या नहीं। फिर है बी ऑप्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था या नहीं। फिर सी ऑप्शन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था या नहीं। फिर है सांप्रदायिक निर्णय पंचांग जो है वह 1933 में दिया गया था या नहीं। तो साथियों इसमें जो है वह डी ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही हैं। सामुदायिक पंचांग जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दिया गया था, उससे पहले भी दे दिया गया था आपका 1909 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत। फिर है आपका निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर की चुनिए। आपको यहाँ चुनना है सही उत्तर। तो इसमें से पहला है साइमन आयोग की नियुक्ति, फिर दूसरे नंबर पर है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरे नंबर पर महात्मा गांधी की दांडी यात्रा और फिर है फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है आपका वह ऑप्शन ए है। सबसे पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु होती है, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसके बाद साइमन आयोग की नियुक्ति होती है और अंतिम में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा शुरू होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, यह कहाँ चलाया गया था आपको बताना है। तो आईएनए के जो अधिकारी थे उन पर मुकदमा चलाया गया था, लाल किले में चलाया गया था। फिर अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक कथन ए है तथा दूसरा कारण आर है, ये आपको बताना है। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, अब समझ में आ जाएगा आपको। इसमें है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसमें सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था। कारण क्या है, वारेन हेस्टिंग स्वयं एक अद्भुत विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थन था, जो संस्कृत, फारसी एवं अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करना चाहता था। इसमें से बताना है आपको कौन सा सही है और कौन सा नहीं सही है। तो देख लेते हैं, इसका जो आंसर है वह बी आंसर है सही। आपका ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है प्रश्न संख्या 23, इसमें है राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही हैं, यह आपको बताना है। तो इसमें है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। फिर दूसरा है राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26, 1950 को अपनाया गया था, यह आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन डी है, ना तो ए सही है और ना तो दूसरा ही सही है।
क्योंकि यह सख्त मत पर आधारित है और यह 26 जनवरी 1950 को नहीं, उससे पहले ही अपना लिया गया था, 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग कर दिया गया था तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? यह आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है सी 1976। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी जी ने किया था। फिर अगला है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो कथन पढ़ते हैं इसका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, कारण क्या है? संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वह ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी में है, दोनों सही हैं परंतु इसका सही व्याख्या नहीं है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही है, यह बताना है आपको। तो पहला कथन है इसमें, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट में है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल एक सही है बस, खाली दूसरा नहीं सही है। फिर 28 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। यह है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? आपको यह बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, जनगणना जो है संघ सूची का विषय है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में ही है और दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से सी सुमेलित नहीं है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में नहीं है, बाकी सारे जो हैं वो सुमेलित हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं? तो इसमें जो विषयों की संख्या है वह 29 है, 24 नहीं है। आप जो टिक लगे हैं उन पर ध्यान मत दीजिएगा। फिर है, प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन है वह हमारा ऑप्शन सी सही है, केवल एक कथन सही है, दूसरा कथन नहीं सही है। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव नहीं होता है, यह 1977 में अस्तित्व में आया, यह कथन सही है, बाकी नहीं सही है, केवल एक सही है, ऑप्शन सी। फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? आपको यह बताना है। तो यह लागू होते हैं हमारे त्रिपुरा में या फिर सिक्किम में या फिर नागालैंड में या उपरोक्त सभी में। तो यह त्रिपुरा में लागू होते हैं, अन्य किसी में नहीं लागू होते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको यह बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, टू हैव द बॉडी ऑफ परमादेश है, वी कमांड प्रतिषेध है, टू बी सर्टिफाइड एंड अधिकार प्रत्यय है, बाय वाइट अथॉरिटी। तो इसमें से जो सही हमारा उत्तर है, जो नहीं सुमेलित है सही, वह है हमारा सी ऑप्शन, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, यह सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, धन विधेयक भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक के बारे में आपने पढ़ रखा होगा कि धन विधेयक अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों को जोड़ती है? तो आपको यह बताना है। तो 34 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए है, यह मोतीहारी तथा आमलेखगंज को जोड़ती है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसमें किस शहर में संपन्न हुए 33वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? यह बताना है आपको। तो यह बाकू शहर अजरबैजान में आयोजित की गई थी, वहाँ पर इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है, IMF के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक कौन हैं? यह आपको बताना है। तो इसके जो सही आंसर है वह क्रिस्टियानो जॉर्जिया हैं। यह थोड़ा प्रिंट सही नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा।
क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं। फिर है अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर, भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा है? तो इसके लिए जो है वह ध्रुव कार्यक्रम है जो प्रारंभ किया गया है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन सही है। तो इसमें जो सही है वह है डी ऑप्शन सही है हमारा। पहले का जो है थॉमस कुक जो हैं वह ब्रिटिश टूर एंड ट्रेवल कंपनी के हैं। फिर जो ग्रेटा थर्नबर्ग हैं वह जो हैं आपकी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। और डॉक्टर उषा जो किरण हैं वह भारत भारती सम्मान के विजेता हैं। और फिर कैरी लैम हैं जो वह हमारी हांगकांग की नेता हैं। तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन सही है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ष 2019 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी, यह आपको बताना है। अर्थशास्त्र का नोबेल जो दिया गया है, इसमें ऑप्शन डी सही है। एलिनार ओस्ट्राम जो हैं, इनको पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्न में से किस अवधि से संबंधित है, यह आपको बताना है। तो जो जिस अवधि से संबंधित है वह है 2019 से 2035 के मध्य की अवधि। फिर है अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, यह बताना है। तो यह हमारा मैसूर में अवस्थित है, वाराणसी में नहीं है, मैसूर में अवस्थित है, नई दिल्ली में नहीं है और शिमला में भी नहीं है। फिर है 42 नंबर क्वेश्चन, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य जो रखा गया है वह कब तक के लिए है? तो इसका जो ऑप्शन है 2025 तक के लिए, 2030 के लिए, या 2035 या फिर 2040। तो इसका सही उत्तर है 2030। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियोक्रोनिक उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था, यह आपको बताना है। तो इसमें जो सही आंसर है वह आंसर है GSLV MK3M1। ऑप्शन ए सही है, बाकी जो ऑप्शन है वह सही नहीं है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। तो इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ था। दूसरा है, यह उपयोग किए गए प्लास्टिक कचरे से बना है। तो साथियों, इसमें जो आंसर आपका सही है वह केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, या फिर ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन सी है, एक और दो दोनों सही हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है, यह आपको बताना है। तो इसमें छिपकली है, तिलचट्टा है, घरेलू खटमल है और मच्छर है। तो इसमें जो तिलचट्टा है उसका रक्त जो होता है वह सफ़ेद होता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोग करते हैं, यह आपको बताना है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जो जीवाणु होते हैं वह आपको पता होगा, दालों के लिए दालों वाली जड़ों में, या फिर चावल, या फिर गेहूँ, या फिर गन्ना। तो जो दलहनी फसलों होती हैं उनके साथ ही ये संयोजन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो वह निम्न में से क्या घटित होता है, यह आपको बताना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह त्रिज्या बढ़ जाती है, या फिर त्रिज्या घट जाती है, या बुलबुले का लोप हो जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से क्या होता है, त्रिज्या बढ़ जाती है बुलबुले की, यह एक घटना घटित होती है। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको यह बताना है सुमेलित नहीं है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है एक, फिर बी है एस्पार्टम
संश्लेषित मधुकर है, फिर नियोफ्रिन विशिष्ट रबड़ है, फिर रेयॉन रूपांतरित स्टार्च है। आपको बताना है इसमें। तो यह जो रेयॉन है वह सुमेलित नहीं है, रूपांतरित स्टार्च नहीं है, बाकी उपरोक्त तीनों सुमेलित हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा प्रोटीन नहीं है। इसमें कपास है, केस और बाल हैं, लूता रेशम है, स्पाइडर सिल्क और खुर। तो जो इसमें से सही आंसर है वह है कपास। कपास प्रोटीन नहीं है, बाकी सब प्रोटीन है। फिर हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। यह किस कारण से होता है, यह आपको बताना है। संचालन के कारण, संवहन एवं विकिरण के कारण, ए और बी दोनों के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वह सी है, संचालन, संवहन एवं विकिरण, इन दोनों के कारण ऐसा होता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी, एड्रेनल ग्रंथि है, या फिर अश्रु ग्रंथि है, या फिर अग्नाशय ग्रंथि है, या फिर थायराइड ग्रंथि है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह अग्नाशय ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों तरह के काम करती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है, यह बताना है। चीनी मिट्टी है, कोरंडम है, जिप्सम है और टैल्क है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वह जिप्सम है। जिप्सम में हमारा कैल्शियम विद्यमान है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको यह बताना है। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण है, सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम वर्षा है, थीलियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार होता है इससे, दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से ए जो है सिल्वर ब्रोमाइड वह सुमेलित नहीं है, यह कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। फिर अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है, यह बताना है आपको। अकार्बनिक अम्ल के कारण, कार्बनिक अम्ल के कारण, फिनॉन एवं फ्लेवोनॉइड के कारण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वह सी है, फिनॉइल एवं फ्लेवोनॉइड के कारण। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, यह बताना है। तो प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं, या फिर दूसरा है हमारा, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या से अधिक होते हैं, या फिर तीसरा है ऑप्शन हमारा, उत्पादन प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होता है, और फिर चौथा ऑप्शन है, द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वह है सी ऑप्शन, उत्पादक जो हैं प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होते हैं। फिर है हमारा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह बताना है। इसमें दो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन बताना है। तो पहला जो कथन है वह है, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। फिर दूसरा है हमारा, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो जो इसमें सही उत्तर है हमारा वह उत्तर है सी, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है हमारा, मानव गतिविधियों में परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है। नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण या आधुनिक पर्यावरण। तो जो इसमें है वह एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है, मानव गतिविधियों द्वारा परिवर्तन पर्यावरण में। फिर अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सा इसमें से सत्य नहीं है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। तो यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि नहीं होती है, यह क्वेश्चन हमारा जो है वह गलत है। बाकी अन्य भी देख लेते हैं। उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। फिर है, विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षावनों में पाई जाती है,
यह भी सही है। जैव विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती है, यह भी बिल्कुल सही है। इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही नहीं है, इसलिए यही वाला ऑप्शन सही है। इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? इसमें जो लाइकेन है वह जैविक सूचक का वायु प्रदूषण के लिए प्रसिद्ध उदाहरण है। फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है अलवणीकरण, या समुद्री जल से सुमेलित है या नहीं है। फिर अगला ऑप्शन है प्रतिलोम परासरण, पेयजल से संबंधित है या नहीं है। फिर विकृतीकरण, प्रोटीन से संबंधित है या नहीं है। फिर पाश्चुरीकरण, चाय से संबंधित है या नहीं है। आपको यह बताना है। तो इसमें जो पाश्चुरीकरण है वह चाय से संबंधित नहीं है, बाकी उपरोक्त तीनों सुमेलित हैं या सुमेलित नहीं है। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है, यह आपको बताना है। तो इसमें से शाकनाशक का उदाहरण जो है सोडियम क्लोरेट, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर ब्लीचिंग पाउडर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको सही उत्तर बताना है। तो इसमें जो सोडियम क्लोरेट है वह शाकनाशक का उदाहरण है, अन्य नहीं है, सिर्फ एक ही है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, उसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजन कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, या मीथेन कहते हैं। तो इससे जो धान के खेतों से उत्पन्न होती है वह मीथेन गैस होती है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, यह बताना है। पेरिस में है, नई दिल्ली में है, गुरुग्राम में है, या फिर न्यूयॉर्क में है। तो इसका जो सचिवालय है वह आपके भारत के गुरुग्राम में है। इसे ग्रेटर नोएडा भी कहते हैं। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साथियों, पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दीव, या फिर पुडुचेरी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह द्वीप है। लेकिन अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कथन और कारण वाला है। कथन क्या है? पहला कथन है हमारा मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। फिर इसका कारण क्या है? SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य की से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित हैं। अब इसमें से कौन सा सही है कथन और कौन सा नहीं सही है, यह आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। अब इनमें से कौन सा कूट में सही होता है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह उपरोक्त तीनों हैं। जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक होता है उसमें स्वास्थ्य भी शामिल किया जाता है और शिक्षा भी और जीवन स्तर भी, इसलिए ये तीनों शामिल होंगे इसमें। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें पहला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, दूसरा है जैव विविधता अधिनियम, तीसरा है प्रोजेक्ट टाइगर और चौथा है प्रोजेक्ट हाथी। तो आपको इसमें से सही सुमेलित करना है। तो इसमें जो सही सुमेलित है वह बी सही सुमेलित है। बी में क्या है? सबसे पहले वन्य जीव अधिनियम आया, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट टाइगर आया, उसके बाद प्रोजेक्ट हाथी आया और सबसे अंत में जैव विविधता अधिनियम आया। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वह है नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म एवं मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है, यह आपको बताना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह सही ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। 21 दिन के अंदर आपको कराना रहता है। 15 दिन नहीं है, 26 दिन नहीं है, 30 दिन भी नहीं है। फिर है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 सम्मिलित नहीं करता है। किसको नहीं सम्मिलित करता है यह आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह उच्च रक्तचाप है, या फिर मधुमेह है, या फिर
HIV परीक्षण है या फिर मृत्यु का पंजीकरण है। तो इसमें HIV परीक्षण जो है उसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, बाकी सब सम्मिलित किए जाते हैं। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है, यह आपको बताना है। उल्टा U आकार का होता है, उल्टा V आकार का होता है, उल्टा L आकार का होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका जो आकार होता है वह उल्टा U आकार का होता है। फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नीचे दिए गए कथन एवं कारण से संबंधित है। तो पहला कथन क्या है हमारा, कथन है हमारा सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, मानव समाज के कल्याण हेतु सतत विकास तो आवश्यक ही है। रीजन क्या है इसका, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूर्ति करें। ये बात भी बिल्कुल सही है, अर्थात हमारा दोनों सही हैं, A और B, और इसका सही व्याख्या भी करते हैं। फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है। आपको यह बताना है इसमें से। तो इसमें से है मनरेगा है, पहल है, फिर है NSPA है, और उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह B है। पहल योजना जो है वह है सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना जो गैस से संबंधित है, घरेलू गैस कनेक्शन से। फिर अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यह बताना है। इसमें से पहला कथन है यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। फिर दूसरा ऑप्शन है हमारा महिलाओं एवं बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना है। और तीसरा ऑप्शन है 18 वर्ष से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। अब इनमें से आपको बताना है तीनों कथनों में से कौन सा सही है और कौन सा नहीं सही है। तो साथियों देख लेते हैं, इसका जो सही ऑप्शन है वह तीनों ही सही हैं। पहला भी सही है, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसमें लगान का विनियमन होता है, फिर है अवधि की सुरक्षा होती है, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा होती है। इसमें से कौन से सही हैं आपको वह मैच में करके बताना है। तो इसमें से तीनों सही हैं। पहला भी सही है, लगान का विनियमन होता है, अवधि की सुरक्षा होती है और पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा होती है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सार्वजनिक उपयोगिता समाधान प्रदान करना, या फिर सामाजिक एवं आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, या फिर संतुलित क्षेत्रीय एवं क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना, या फिर समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। इनमें से कौन से सही हैं आपको वह बताना है, कौन से कथन सही हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन C सही है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने वाली झीलों का सही क्रम कौन सा है, आपको यह बताना है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है लेक टिम्सा है, लिटिल बियर लेक है, ग्रेट बियर लेक है और लेक मंजला है। फिर दूसरा ऑप्शन है ग्रेट बिटर लेक है, लिटिल बिटर लेक है, लेक टिम्सा है और लेक मंजला है। फिर अगला ऑप्शन है लेक मंजला है, ग्रेट बिटर लेक है, लिटिल बिटर लेक है और लेक टिम्सा है। फिर अगला ऑप्शन है लेक मंजला है, लेक टिम्सा है, ग्रेट बिटर लेक है और लिटिल बिटर लेक है। तो इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से जो D ऑप्शन है वह आपका सही है। पहले लेक मंजला है, फिर लेक टिम्सा है, फिर उसके पश्चात लेक बिटर लेक है, फिर उसके बाद लेक बिटर लेक। यहाँ बिटर है, यहाँ लिटिल बिटर है, यहाँ ग्रेट बिटर लेक है, यहाँ लिटिल बिटर लेक है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है, यह आपको बताना है। उत्तरी अटलांटिक कटक का है, दक्षिणी अटलांटिक कटक का है, हिंद महासागर कटक का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यह जो है उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है टेलीग्राफिक पठार।
फिर अगला प्रश्न है हमारा, मैच कराना है इसमें से, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कराना है। तो विली विली जो हैं ये चक्रवात हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, इधर देश हैं। या कहाँ है, फिर टाइफू कहाँ है, फिर बू बगुइयो कहाँ है, फिर हरिकेन्स कहाँ है। तो आपको पता होगा इसका जो सही ऑप्शन है वह सही ऑप्शन डी ऑप्शन है। सबसे पहले विली विली ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, ठीक है, फिर टाइफून जापान में आते हैं, फिर हरिकेन्स फिलीपींस में आते हैं, सॉरी हरिकेन्स आपके फिलीपींस में आते हैं, और नहीं, आपके हरिकेन्स यूएसए में आते हैं, और जो बगुई है यह फिलीपींस में आते हैं। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारीय रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। इसमें से कौन सा अवस्थित नहीं है साइबेरियन रेल मार्ग पर, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है कजान है, ओमस्क है, सोची है, या फिर चीता है। तो इसका सही ऑप्शन सोची है। सोची जो है वह इस रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है, बाकी अन्य तीनों अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह बताना है आपको। इधर कौन दिया है, इधर देश दिए हैं। तो सांता आना कैलिफोर्निया की है, हबूब सूडान की है, यामो जापान की है, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया की है। इसमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मिस्ट्रल जो है वह सुमेलित नहीं है, यह ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, यह यूरोप की है। फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कोयला क्षेत्र हैं और इधर अवस्थिति दी है। तो तलचरी है, दामोदर घाटी क्या है, कर्णपुरा है, सोन घाटी का है, और सिंगरौली है, गोदावरी घाटी की है, और जो सिंगरेनी है वह महानदी घाटी की है। इसमें कौन सा सुमेलित है यह आपको बताना है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वह सुमेलित है। तलचरी जो है वह महानदी घाटी के लिए है, और जो आपका कर्णपुरा है वह आपका दामोदर घाटी में अवस्थित है, और जो सिंगरौली है आपका वह सोन घाटी में है, और जो सिंगरेनी है आपका वह गोदावरी घाटी में है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित है, ये अवस्थित नहीं है, सॉरी, यह बताना है कौन सी अवस्थित नहीं है। इसमें है गुरला, मानधाता, नामचा बरवा, कामेत और नंगा पर्वत। तो साथियों जो इसमें है गुरला मानधाता यह भारत में नहीं है, बाकी अन्य तीनों भारत की ही चोटियां हैं। नंगा पर्वत उत्तराखंड की, सॉरी, जम्मू कश्मीर में है, कामेत भी भारत में है, और नामचा बरवा भी सिक्किम में, सॉरी सिक्किम नहीं, अरुणाचल प्रदेश में है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, फिर है उत्तर से दक्षिण की ओर, फिर है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वह है बी ऑप्शन, पश्चिम से पूर्व की ओर। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी की ऊपरी मार्ग में मीठे जल का परंतु निचले मार्ग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, यह आपको बताना है। तो इसमें बराक नदी है, लूनी नदी है, घग्गर नदी है, और उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो आपको इसमें बताना है। तो यह है आपका जो इसमें सही ऑप्शन है वह लूनी नदी है। लूनी नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल और नीचे खारा जल मिलता है, क्योंकि यह जाके कच्छ के रण में गिरती है। फिर है अगला प्रश्न जो हमारा वह है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है, यह आपको बताना है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल का डेल्टा और कावेरी का डेल्टा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है बंगाल का डेल्टा। फिर नेक्स्ट प्रश्न पर पहुंचते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, कथन और कारण वाला है। तो कथन हमारा है, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। फिर कारण क्या है, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। तो जो इसमें से सही है ऑप्शन हमारा वह है बी ऑप्शन। कथन ए तथा कथन आर दोनों सही हैं परंतु इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, यह वाला हमारा सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है आपको यह बताना है। तो ताम्र की मुद्रा है, देसाई राजस्व अधिकारी था, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था, और जरीब एक प्रकार का कर था। तो इसमें जो सही ऑप्शन है नहीं है वह जरीब है। जरीब एक इकाई होती है, कर की नहीं, दूरी मापने की। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सूची ए से सूची 2 को सुमेलित करना है। इसमें मुल्ला दाऊद हैं, इधर सूचियाँ दी गई हुई हैं, फिर दामोदर कति हैं, फिर सोमनाथ हैं, फिर अमीर खुसरो हैं। तो आपको इन्हीं में से मैच कराना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वह है बी ऑप्शन। मुल्ला दाऊद जो हैं वह चंदायन से संबंधित हैं, और जो आपके दामोदर कवि हैं वह आपके पद्यावती से कथा से संबंधित हैं, और जो सोमनाथ हैं वह राग विभोग से संबंधित हैं, और अमीर खुसरो आशिका से संबंधित हैं। यह इस प्रकार आपका ऑप्शन जो है बी सही है। फिर अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था, यह आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन है वह भाटा के राजा रामचंद्र सिंह हैं, दूसरे नंबर पर ऑप्शन है मालवा के राज बहादुर हैं, तीसरे में मेवाड़ का उदय सिंह है, और फिर चौथे में गुजरात के मुजफ्फर शाह हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है भाटा के राजा रामचंद्र सिंह हैं, जिन्होंने तानसेन को अकबर से पूर्व संरक्षण दिया था। फिर अगला प्रश्न है, इसमें मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इसमें राजवंश है, यहाँ पर राजधानियाँ हैं। तो पहला राजवंश है पल्लव। पल्लव की राजधानी क्या है, पांड्य की राजधानी क्या है, यादव की राजधानी क्या है, काकतीय की राजधानी क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वह उत्तर विकल्प बी है। पहले पल्लव की राजधानी कांची है, और पांड्य की राजधानी आपकी मदुरई है। फिर यादव की राजधानी जो है वह देवगिरी है, और काकतीय वंश की राजधानी वारंगल है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सॉरी दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित स्मारकों के कालाक्रम में व्यवस्थित कीजिए, और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, और अटाला मस्जिद जौनपुर। इसमें से आपको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह उत्तर विकल्प बी है। पहले नंबर पर अटाला मस्जिद जौनपुर, फिर दूसरे नंबर पर आपका शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, और फिर तीसरे नंबर पर आपका हुमायूं का मकबरा दिल्ली, और फिर चौथे नंबर पर रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद। इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह बताना है आपको। मनसबदारी व्यवस्था राज्य में कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी का पद पैतृक था, जी नहीं, पैतृक नहीं था इसका पद। पहली बात तो दूसरा ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, मतलब सी नहीं सही हो सकता, और आपका बी भी नहीं सही हो सकता, और डी भी नहीं हो सकता। तो सही इसका ऑप्शन जो है वह ए ऑप्शन सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें सूची दी गई हुई है जिसको मिलाना है हमको। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, मंगलौर की संधि कब हुई थी, और सलवाई की संधि कब हुई थी, तथा मद्रास की संधि कब हुई थी, यह बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी है। सबसे पहले इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वह 1765 में हुई थी। उसके पश्चात जो है मंगलौर की संधि जो है वह 1784 में हुई थी। फिर सलवाई की संधि जो है वह 1782 में हुई थी। फिर मद्रास की संधि जो है वह आपकी 1769 में हुई थी। फिर अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए, यह बताना है। पूना पैक्ट, फिर है गांधी इरविन समझौता, फिर है क्रिप्स मिशन, फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें से सबसे पहले घटना कौन घटी और उसके बाद में घटना कौन सी घटी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी है। सबसे पहले इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद पूना पैक्ट हुआ, और उसके बाद क्रिप्स मिशन भारत आया। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह बताना है आपको। तो पहला है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। दूसरा है, पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो इसमें से कौन से कथन सही हैं, आपको यह बताना है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं, ए और बी। फिर अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने दिया था, यह आपको बताना है। तो CR फार्मूला जो है वह श्री राजगोपालाचारी का फार्मूला है, जवाहरलाल नेहरू का नहीं है, चित्तरंजन दास का भी नहीं है और VP मेनन का भी नहीं है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन हैं? पार्थ सारथी गुप्त हैं, या फिर S गोपाल हैं, या फिर BR नंदा हैं, या फिर विपिन चंद्रा हैं, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है विपिन चंद्रा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्यजीव की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं? केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, या फिर एक और A और B दोनों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें से हमारा C ऑप्शन सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों में पर्यावरण संरक्षण एवं वन्यजीव रक्षा की बात की गई है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, पंचायतों के संदर्भ में है। 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। दूसरा है, ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग रहते हैं। तीसरा है, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। उपरोक्त में से सही उत्तर चुनना है, कौन कौन से सही हैं यह आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह D है, केवल तीसरा सही है, बाकी सब गलत हैं। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यह बताना है। RTE अधिनियम से संबंधित है, RTE अधिनियम से संबंधित है, मनरेगा से संबंधित है, या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित है? तो यह हमारा RTI से संबंधित है। RTE से भी नहीं संबंधित है, मनरेगा से भी नहीं संबंधित है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से भी नहीं संबंधित है। यह संबंधित है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है राइट टू एजुकेशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित नहीं हैं। राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, उपरोक्त सभी। तो इसमें से सही बताना है। तो इसमें महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो है वह इससे संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वह है महिला विकास सशक्तिकरण परियोजना। फिर अगला प्रश्न है, किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? यह जो कथन है यह किसका है? लॉर्ड ब्राइट्स का है, या फिर आइवर जैनिक का है, या फिर HJ लॉस्की का है, या फिर KC व्हीलर का है? तो यह कथन साथियों KC व्हीलर जी का है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए उत्तरों से सही कूटों से सही उत्तरों की चुनिए। सबसे पहला है, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। फिर दूसरा है, भारत का संविधान लागू हुआ। फिर तीसरा है, जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्नता संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है आपका वह ऑप्शन C है। सबसे पहले आपका महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, उसके पश्चात भारत का संविधान लागू हुआ, उसके पश्चात जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। फिर उसके बाद है
जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। फिर अगला प्रश्न है हमारा, नीचे कथन दिए गए हैं और कारण कथन 2 हैं। तो सबसे पहले कारण देखते हैं, केंद्रीय कानून का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अनन्य अधिकारिता है। कारण क्या है इसका, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो आपको बताना है इसमें। तो इसका जो कथन एवं कारण है वह इसमें जो सही है वह पहला वाला सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा इसकी सही व्याख्या करते हैं, क्योंकि संविधान का रक्षक जो है वह सुप्रीम कोर्ट ही है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, यह आपको बताना है। तो भारत में राष्ट्रीय जो पंचायती राज दिवस है वह 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल को ही आधिकारिक रूप से हमारा पंचायती राज दिवस लागू हुआ था, पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। फिर है अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी, आपको यह बताना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह अनुच्छेद 38 है, या फिर अनुच्छेद 39A है, या फिर अनुच्छेद 45 है, या फिर अनुच्छेद 43A है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है अनुच्छेद 43A। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी ऑप्शन, यह लागू नहीं किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। फिर अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति है से संबंधित है, या फिर राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तों से संबंधित है, या फिर राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है, या फिर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से संबंधित है। तो यह राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है, इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है, यह बताना है इसमें। मार्कंडेश्वर का मंदिर, कैलाश मंदिर, मनु देवी का मंदिर, भीमा शंकर का मंदिर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह मार्कंडेश्वर का मंदिर है। फिर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ तूफान दिए गए हैं, कुछ स्थानीय तूफान हैं, और यहाँ सर्वाधिक प्रभावित देश दिए गए हैं। तो डोरियन जो है वह किसको सर्वाधिक प्रभावित किया था, हेजबीस जो है वो किसको प्रभावित किया था, लेकिमा जो है वो किसको प्रभावित किया था इनमें से, और मिटाग यह किसको प्रभावित किया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह सही ऑप्शन है बी। जो डोरियन आया था वह बहामास को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। उसके बाद जो हेरबीस आया था उसने जापान को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। उसके बाद जो आपका है लेकिमा जो आया था वह चीन को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था, और जो मिटास है उसने जेजू दक्षिण कोरिया को सर्वाधिक प्रभावित किया था। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्च आयोग स्थापित करने की घोषणा की थी, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह बेनिन है, गाम्बिया है, गिनिया है, या फिर सिएरा लियोन है। तो इसका सही ऑप्शन है सिएरा लियोन। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, या फिर कर्नाटक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह कर्नाटक राज्य है। अगला प्रश्न है हमारा, बुकर प्राइज विजेता 2019 पुस्तक गर्ल वीमेंस अदर के लेखक ऑब्लिक लेखिका कौन से हैं। मार्गरेट अटूर हैं, या फिर एलिफ शफक हैं, या फिर सलमान रश्दी हैं, या फिर बर्नाडीज इरवारिस्तो हैं। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो इसका सही ऑप्शन है
बन बर्नाडीज इवारिस्तो, यह आपका सही ऑप्शन है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु को फाइनल मैच में किसको हराया था, यह आपको बताना है। पीवी सिंधु ने किसको हराया था? कैरोलिना मारिन को हराया था, ताइजू यिन को हराया था, या नोजोमी ओकुहारा को हराया था, या इनमें से कोई नहीं? तो उन्होंने जो हराया था वह नाजोमी ओकुहारा को हराया था। फिर अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था? चुक्सा विद्युत परियोजना, दगाछू विद्युत परियोजना, कुरिच्छा विद्युत परियोजना, मांगदेछू विद्युत परियोजना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है मांगदेछू विद्युत परियोजना। ऑप्शन डी इसका सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? यह आपको बताना है। 100% जैविक राज्य कौन सा है? क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया का है, या फिर कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका का है, या फिर सिक्किम भारत का है, या फिर क्यूबेक कनाडा का है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है सिक्किम भारत का राज्य जो है वह दुनिया का पहला राज्य है जो पूर्णतः जैविक राज्य है। फिर अगला हमारा प्रश्न है, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? आपको यह बताना है किस कला से संबंधित है। या आभूषण से है, चित्रकारी से है, बांस कला से है, या फिर संगमरमर की नक्काशी से है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है बांस कला से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, पैरा एथलीट दीपा मलिक जिन्हें वर्ष 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, किस खेल से संबंधित हैं? आपको यह बताना है। तो इनका जो संबंध है वह बैडमिंटन से है, या फिर डिस्कस थ्रो से है, या फिर गोला फेंक से है, या फिर भारोत्तोलन से है? तो इनका संबंध गोला फेंक से है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? पेरिस में, जिनेवा में, दोहा में, न्यूयॉर्क में? तो साथियों यह न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया 2019 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन। फिर अगला प्रश्न है हमारा, भारत आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग में निम्नलिखित रोग हो जाता है? तो आहार में अगर पॉलिश किया हुआ चावल उपयोग किया जाता है तो कौन सा रोग होता है? बेरी, घेंघा, रतौंधी, या फिर वर्णांधता? तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वह है बेरी। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। तो इधर विटामिन दिए हुए हैं और इधर प्रचुर स्रोत दिए गए हैं। तो इसमें से विटामिन B6 जो है वह धान के चोकर में पाई जाती है। विटामिन B2 है वह आपकी कांड यकृत तेल में पाई जाती है। विटामिन E जो है गेहूं के अंकुर में, या फिर विटामिन K अल्फ़ा में पाई जाती है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको यह बताना है। तो इसमें से B सुमेलित नहीं है, विटामिन B2 जो सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का है। कथन है हमारा, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। इसका कारण क्या है? मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन सी है। ए सही है किंतु आर गलत है हमारा। पहला सही है और दूसरा गलत है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें सुमेलित करना है, केवलार है, फिर टेक्सॉल है, फिर जिंक फॉस्फाइड है, और नाइट्रोसेलुलोज हैं। तो इसमें से इधर सूची दी गई है, विस्फोटक, संश्लेषण रेशा, या फिर कैंसर रोधी दवा, या फिर रोडेंटनाशी, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह सही ऑप्शन बी है। पहले का केवलार जो है वह हमारा संश्लेषित रेशा है। फिर उसके बाद टेक्सॉल जो है वह हमारा कैंसर रोधी दवा है। फिर उसके पश्चात जो जिंक फॉस्फाइड है वह हमारा रोडेंटनाशी है। फिर उसके पश्चात ट्रेसेलुलोज है जो वो हमारा विस्फोटक है। इस प्रकार से यह प्रश्न
हो जाता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थीन अथवा शुष्क बर्फ। यह परिघटना क्या कहलाती है? इस परिघटना को साथियों ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फिर वाष्पीकरण नहीं कहते हैं, विकिरण भी नहीं कहते हैं और विसरण भी नहीं कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचलन निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन। तो यह जो घटना होती है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यह बताना है। ये जैव उत्प्रेरक हैं, एंजाइम जो होते हैं एंजाइमों के बारे में, यह जैव उत्प्रेरक हैं, यह बात बिल्कुल सही है। फिर दूसरा क्या है, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं, यह आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन 2 है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन जो आपका डी है वह ना तो 1 और ना तो बी, ना तो दूसरा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह 1 और 2 दोनों सही हैं। फिर है अगला प्रश्न है, माँ का दूध नवजात को लगभग पूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें से निम्नलिखित का अभाव होता है। लौह का होता है, कैल्शियम का होता है, मैग्नीशियम का या फिर पोटेशियम का, यह आपको बताना है। तो इसमें आयरन का अभाव होता है, बाकी चीज़ें होती हैं पर्याप्त मात्रा में। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पदार्थों को उनकी पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें पहला है ब्लैक गोल्ड, फिर है फुलरिन, फिर है ग्राफीन, फिर है केवलार। तो इसमें जो सही सुमेलित है वह आपका बी ऑप्शन सही सुमेलित है। सबसे पहले केवलार है, उसके बाद आपका फुलरिन है, फिर ग्राफीन है और अंत में आपका ब्लैक गोल्ड है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो प्रश्न है वह हमारा है, बिब्लियोमेट्री क्या है, यह आपको बताना है। तो यह पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य है या फिर सूचना प्रबंधन सेवा से संबंधित है या फिर सूचना प्रबंधन उपकरण से संबंधित है या पुस्तकालय सेवा से संबंधित है। तो यह है सूचना प्रबंधन उपकरण से संबंधित है। सी ऑप्शन जो है वह आपका सही है। फिर चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है, यह बताना है। पहला ऑप्शन है संचार शक्ति, दूसरा ऑप्शन है अवशोषित शक्ति, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जक शक्ति और चौथा ऑप्शन है वापसी की शक्ति। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह डी ऑप्शन है, वापसी की शक्ति जो है वह एल्बिडो से संबंधित है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। दूसरा है इसमें, यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो जो इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है या फिर ऑप्शन दूसरा सही है या फिर ए और दो दोनों सही हैं या फिर ना तो ए और ना तो बी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह ए और 1 और 2 दोनों सही हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित को में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको यह बताना है। तो कार्टेलेजा प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है या नहीं है। फिर है स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक से संबंधित है या नहीं है। फिर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है या नहीं है। फिर है क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से संबंधित है या नहीं है। तो यह क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से संबंधित नहीं है, यह कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है। बाकी उपरोक्त तीनों सुमेलित हैं। फिर है कथन एवं कारण के दिए गए हैं। कथन है, उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। कारण दिया गया है, तितलियां कम तापमान पर नहीं रह सकती हैं। तो साथियों जो इसका सही ऑप्शन है वह ए ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही तथा ए आर की सही व्याख्या भी करता है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण की मात्रा क्या होती है। बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है और बढ़ सकती है या घट सकती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन
बी है वह घटती ही है हमेशा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित हैं। यह है लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल, पीला हरा शैवाल। आपको इसमें से बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह नीला हरा शैवाल है, जो नाइट्रोजन जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है धुआं या स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में उपस्थिति के कारण होता है। ऑक्सीजन तथा ओजोन, ओजोन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें से आपको बताना है। तो इसमें जो नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, इससे यह स्मॉग बनता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है, यह आपको बताना है। तो जीव संरक्षण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है या फिर प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। तो यह जो 500 पुरस्कार है, वैश्विक 500, वह दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। फिर अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न है हमारा श्याम विवर क्या होता है। यह हवाई जहाज़ के उड़ान का अभिलेखन है या फिर सूर्य पर एक धब्बा है या फिर अंटार्कटिका की एक जगह है या फिर सिमट गया तारा है, यह आपको बताना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन है, एक यह सिमट गया तारा है एक। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता मंडल क्षेत्र कहाँ पर है। गंगा का मैदान है, ट्रांस हिमालय है, पश्चिमी घाट है या फिर मध्य भारत है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह पश्चिमी घाट है। फिर अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यक्रम के लिए एक नोडल संस्था है, यह बताना है। योजना आयोग है, विनिवेश आयोग है, नीति आयोग है या फिर वित्त आयोग है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है नीति आयोग, एक नोडल एजेंसी है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। नायक समिति, आबिद हुसैन समिति, एस कोहली समिति और कार्बे समिति। इसमें से कौन सा सही है कालानुक्रम अनुसार, वह बताना है आपको। तो इसमें से ऑप्शन आपका सी सही है। सबसे पहले कार्बे समिति, उसके पश्चात आबिद हुसैन समिति, उसके पश्चात नायक समिति और अंत में बनी है एस कोहली समिति। तो आपका ऑप्शन सी सही है। फिर अगला प्रश्न है हमारा सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम कब बना। फिर है समन्वित बाल विकास योजना कब आई। फिर राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम कब लागू हुआ। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लागू हुआ। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह सही ऑप्शन है हमारा सी। सबसे पहले आई अंधत्व नियंत्रण हेतु जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है वह 1976 में आया। उसके पश्चात आपका समन्वित बाल विकास कार्य योजना जो है वह 1975 में आई। उसके पश्चात राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम जो है वह 1983 में आया। और फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है वह 2005 में आया। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कथन एवं कारण दिया गया है। हाल ही के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेज़ी से गिरावट आई है। कारण क्या दिया है। परिवार आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण से इस श्रम की भागीदारी में गिरावट आई है। अब आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वह सही है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए आर जो कथन है उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है। पहला ऑप्शन है 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। फिर दूसरा ऑप्शन है 60 वर्ष या और अधिक की जनसंख्या उपभोक्ता अधिक है। फिर सी ऑप्शन है 15 से 49 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। फिर अगला है 0 से 14 वर्ष और 60 वर्ष व अधिक की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन
सी है 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और उसमें स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? यह आपको बताना है। तो इसमें है SDG 6 है, SDG 7 है, SDG 8 है, SDG 9 है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह SDG 6 है। आपका ये ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? क्लब ऑफ रोम के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, या फिर ब्रंटलैंड आयोग के द्वारा, या फिर एजेंडा 21 के द्वारा? आपको यह बताना है। तो इसका जो प्रतिपादन किया गया था वह क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए कहा जाता है साथियों सामान्य स्थिति बेरोजगारी। ऑप्शन ए आपका सही है। फिर अगला है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला कथन है, कंपनी एक्ट 2014 में CMR को अनिवार्य बना दिया गया है। फिर दूसरा ऑप्शन है इसमें, इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों में व्यय करना होगा। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना तो बी। तो इसका जो ऑप्शन है वह ऑप्शन डी सही है, इसमें कोई भी नहीं है। तो आपका उत्तर नंबर डी सही है। फिर अगला क्वेश्चन, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? मोरिस द्वारा, या फिर UNDP द्वारा, या फिर महबूब उल हक द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ये भौतिक गुणवत्ता सूचकांक है उसका जो विकास है वह मोरिस द्वारा किया गया है। फिर लास्ट प्रश्न है हमारा अंतिम प्रश्न, भारत का वैश्विक भूख सूचकांक 2017 में क्या स्थान था? यह आपको बताना है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन ए है 100वां स्थान। ऑप्शन बी गलत है 101, ऑप्शन डी भी गलत है 105, और ऑप्शन सी भी गलत है 104। तो साथियों इस प्रकार PCS 2019 का जो पेपर है वह हम लोगों ने देखा यहाँ आधिकारिक उत्तर कुंजी के साथ। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आने वाली परीक्षा जो 2020 की है उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों अपनी चर्चा को अब हम यहीं पर